यह किसी भयावह स्थिति से बचने का कोई रास्ता नहीं है। मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग तक, समारा से निजनी नोवगोरोड तक ईंधन की कमी की यह लहर है। इन ट्रकों और वाहनों को अब पर्याप्त ईंधन नहीं मिल पा रहा है। दैनिक ईंधन सीमा के कारण वे अपने माल के साथ मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग तक भी यात्रा नहीं कर सकते। हालांकि ईंधन की यह कमी एक बहुत ही भयावह स्थिति का केवल एक दृश्य भाग है। कल्पना कीजिए कि पर्याप्त ईंधन नहीं है और अगर इसे ले जाने के लिए पर्याप्त ट्रक और वाहन न हो तो क्या होगा। ये रूसी कामाजा ट्रक सड़कों पर दौड़ रहे हैं, लाडा कारें जो हर परिवार का सपना हैं, और रोस्टसेल्माश कंबाइन हार्वेस्टर देश के विशाल 11 समय क्षेत्र भूगोल में दौड़ रहे हैं। ये कभी रूस की औद्योगिक शक्ति, उसकी आत्मनिर्भरता के मिथक और उसकी वैश्विक बाजार महत्वाकांक्षाओं के प्रतीक थे। लेकिन अब ईंधन संकट के साथ ये एक नई और ज्यादा भयावह कमी के प्रतीक हैं, क्योंकि जहां एक ओर ट्रकों और कारों की किलोमीटरों लंबी कतारें सड़कों पर जाम लगा रही हैं, वहीं दूसरी ओर इन कारखानों और रूसी उद्योग के भीतर आंतरिक विद्रोह की एक नई लहर पनप रही है। और यह रूस के विशाल भूगोल में मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग तक, साइबेरिया से क्रास्नोडार तक भूमि पुलों को पंगु बना रहा है। इस स्थिति के मुख्य कारण क्रेमलिन द्वारा उत्पन्न रूसी ऑटोमोटिव और औद्योगिक क्षेत्रों में आए भीषण संकट में छिपे थे। ये खाली उत्पादन लाइनें, गलियारे जहां मशीनों की गड़गड़ाहट की जगह एक जानलेवा सन्नाटा छा गया है, और कारखानों के गेट जिन पर जंग लगे ताले लगे हैं, ये सब यूक्रेनी मिसाइलों या पश्चिमी तोड़-फोड़ का नतीजा नहीं है। यह क्रेमलिन द्वारा जानबूझकर किए गए एक आत्मघाती अभियान का एक झलक है। रूस के बड़े शहरों को भी पंगु बना देने वाली यह कमी न केवल पुर्जों की आपूर्ति में कठिनाई या ईंधन संकट में छिपी है, बल्कि पुतिन के खिलाफ हजारों कर्मचारियों के इस्तीफे और मौन विद्रोह में भी छिपी है। 2024 से जब रूस एक गंभीर युद्ध अर्थव्यवस्था संकट में प्रवेश कर रहा है, क्रेमलिन द्वारा ही डिजाइन और वैध की गई गरीबी और आधुनिक गुलामी की एक व्यवस्था उभर रही है। क्रेमलिन के लिए लाखों, यहां तक कि लाखों कुशल औद्योगिक मजदूरों को एक साथ नौकरी से निकाल देने से बेरोजगारी के रिकॉर्ड निचले स्तर के आंकड़े ध्वस्त हो जाते। इससे एक बड़ा सामाजिक झटका भी लगता, जिससे बड़े पैमाने पर मजदूर विरोध प्रदर्शन और एक क्रांतिकारी विद्रोह भड़क सकता था, जो 1917 के बाद से रूसी नेताओं के लिए सबसे बड़ा दुस्वप्न था। लेकिन यह डर हकीकत बनने वाला था, क्योंकि दमन के मौजूदा माहौल में ये लाखों औद्योगिक मजदूर जो पुतिन शासन के सबसे वफादार और मूक समर्थक रहे थे, अब संकेत दे रहे थे कि वे अब चुप नहीं रहेंगे। कारखानों के बर्फीले सन्नाटे में बेकार पड़ी असेंबली लाइनों के शीर्ष पर एक पिता की आंखों में, जिसका 90% वेतन गंवा दिया गया था, कहीं ज्यादा खतरनाक, कहीं ज्यादा गहरी आग जल रही थी। ये बेबसी अब मौन क्रोध विद्रोह की गड़गड़ाहट में बदल रही थी। तो फिर पुतिन शासन के सबसे वफादार समर्थक लाखों औद्योगिक मजदूरों ने पुतिन और शासन के खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे की, इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले क्रेमलिन के सबसे काले और सबसे भ्रामक प्रचार की उत्कृष्ट कृतियों में से एक में छिपी रेखाओं को देखना होगा। रोजगार संरक्षण का झूठ एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय धोखा। कागजों पर तो सब कुछ सही दिखता है। रूसी संघीय सांख्यिकी सेवा रोस्टैट हर महीने गर्व से घोषणा करती है कि देश की बेरोजगारी दर इतिहास में अपने सबसे निचले स्तर पर है, जो 3% से भी नीचे गिर गई है। ये आंकड़े प्रचार चैनलों पर पश्चिमी देशों के आर्थिक संकटों से तुलना करके इस बात का प्रमाण प्रस्तुत किए जाते हैं कि पुतिन कितने बुद्धिमान नेता हैं। हालांकि ये आंकड़े सच्चाई को छिपाने के लिए बनाए गए एक पर्दे से ज्यादा कुछ नहीं है। असल में जो हो रहा है वह एक आंतरिक विद्रोह का फ्यूज है, जो गृहयुद्ध को जन्म दे सकता है। असल में जो हुआ वह कोई रोजगार संरक्षण कार्यक्रम नहीं था। यह एक वैध गरीबी तंत्र था, जिसने लाखों लोगों को कानूनी तौर पर गरीब बना दिया, उनके सामाजिक अधिकारों और भविष्य को छीन लिया और बेरोजगारों की एक छिपी हुई फौज खड़ी कर दी। इस धोखे का आधिकारिक नाम है छोटा कार्य सप्ताह या अनिवार्य अवैतनिक अवकाश। यह व्यवस्था बेहद सरलता से काम करती है। जब पश्चिमी प्रतिबंधों, आयातित पुर्जों की कमी और सरकारी संसाधनों के पूरी तरह से रक्षा उद्योग में इस्तेमाल होने के कारण कामाज, ऑटोवाज और किरोव जैसी विशाल फैक्ट्रियां उत्पादन बंद कर सकीं, तो उन्होंने आधिकारिक तौर पर अपने कर्मचारियों की छंटनी नहीं की, क्योंकि एक साथ लाखों कर्मचारियों की छंटनी करने से न केवल रिकॉर्ड निम्न बेरोजगारी के आंकड़े कमजोर पड़ जाते, बल्कि एक बड़ा सामाजिक झटका भी लगता, जिससे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो सकते थे। इसके बजाय मजदूरों को एक छोटा कार्य सप्ताह दिया जा रहा है। 5 दिन 3 शिफ्टों में काम करने वाले वो व्यस्त दिन अब पुरानी याद बन गए हैं। अब उन्हें हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 दिन ही काम पर बुलाया जाता है।
और वो भी सिर्फ कुछ घंटों के लिए, या इससे भी बदतर उन्हें अनिश्चितकालीन अनिवार्य अवैतनिक छुट्टी पर भेज दिया जाता है। ऐसे में उन्हें घर पर बैठकर इंतजार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, ये नहीं जानते कि फैक्ट्री उन्हें कब वापस बुलाएगी। इन सब के बावजूद चूंकि छंटनी जैसी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, कागजों पर तस्वीर कुछ और ही है। कागजों पर मजदूर अभी भी कारखाने का कर्मचारी है। उन्हें बेरोजगारी के आंकड़ों में शामिल नहीं किया जाता। क्रेमलिन के आंकड़ों में वे सफलता की कहानी के रूप में दर्ज होते रहते हैं, लेकिन असल में वे अपना 80%, कभी कभी तो 90% वेतन गंवा चुके हैं। अब वे अपने परिवार का भरण पोषण या अपने बिल चुकाने में भी सक्षम नहीं हैं। उनकी सामाजिक सुरक्षा लगभग निलंबित हो चुकी है। सबसे बुरी बात यह है कि वे नई नौकरी की तलाश भी नहीं कर सकते। चूंकि वे अभी भी आधिकारिक तौर पर नौकरी पर हैं, इसलिए दूसरी नौकरी के लिए आवेदन करने का मतलब है अपने अधिकारों से हाथ धोना, जैसे कि अपनी वर्तमान नौकरी से मिलने वाला विच्छेद भत्ता। यह गुलामी की एक आधुनिक व्यवस्था है। किरोव कारखाने के हजारों मजदूर, तौलियाटी के विशाल परिसर के दसियों हजार कर्मचारी, नाबेरजनी चलनी के कामाज में उत्पादन लाइनों पर पसीना बहाने वाले लोग, ये सभी इस जाल में फंसे हुए हैं। वे पुतिन की युद्ध अर्थव्यवस्था के अदृश्य शिकार हैं। उन्हें अग्रिम मोर्चे पर तैनात सैनिकों की तरह गोलियों से नहीं मारा जा रहा, बल्कि धीरे धीरे गरीबी में मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। यह स्थिति सिर्फ कुछ बड़ी फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं है। यह संकट पूरे नागरिक उद्योग में कैंसर की तरह फैल गया है। देश के सबसे बड़े औद्योगिक केंद्रों में से एक सेंट पीटर्सबर्ग स्थित किरोव कारखाने ने सैकड़ों कर्मचारियों को गर्मी की छुट्टियों पर भेज दिया और अगस्त से 900 कर्मचारियों को कम कार्य सप्ताह में काम पर लगा दिया। दरअसल कर्मचारियों का एक बड़ा हिस्सा स्वेच्छा से इस्तीफा दे रहा था, क्योंकि वे मौजूदा परिस्थितियों में गुजारा नहीं कर पा रहे थे। टेटिच फैक्ट्री प्रबंधन मानता है कि उत्पादन में 20 से 25% की गिरावट आई है। यह दर न केवल एक औद्योगिक इकाई के लिए एक तकनीकी समस्या है, बल्कि एक सामाजिक चिंता का विषय भी है। इसी तरह रूस की प्रमुख कृषि मशीनरी निर्माता कंपनी भी इसी समस्या से जूझ रही है। छंटनी और इस्तीफों के बाद रोस्टसेल्माश बिक्री में 60% तक की गिरावट से जूझ रहा है। युद्ध के कारण किसानों के पास न तो नए ट्रैक्टर खरीदने के लिए पैसे हैं और न ही बैंकों से कर्ज लेने के लिए जमानत। युद्ध के बजट में राज्य की कृषि सब्सिडी भी खत्म हो गई है। रोस्टसेल्माश ने भी अपने हजारों कर्मचारियों को काम के घंटों में कटौती की इसी व्यवस्था पर रखकर अपना उत्पादन लगभग ठप कर दिया है। रूस की ट्रक दिग्गज कंपनी कामाज भी इसी तरह के पतन के कगार पर है। 14 टन से ज्यादा क्षमता वाले ट्रकों की बिक्री में लगभग 60% की गिरावट ने कंपनी को एक कठिन फैसला लेने पर मजबूर कर दिया है। कामाज ने घोषणा की है कि वह अपने कुछ विभागों में काम के घंटे कम कर देगा। इस स्थिति का मतलब है संकुचन की एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया, खासकर परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के लिए। ट्रकों का उत्पादन बंद होने का मतलब है माल का परिवहन नहीं हो पाना और औद्योगिक क्षेत्रों तक पहुंच न पाना। यहां तक कि पुतिन की प्रिय कंपनी कही जाने वाली एवटोवाज भी सरकारी समर्थन और पश्चिमी कार ब्रांडों के हटने से पैदा हुए खाली बाजार के फायदे के बावजूद टिक नहीं पा रही है। सितंबर के अंत में कंपनी ने 4 दिन का कार्य सप्ताह शुरू कर दिया। कंपनी ने जनवरी और सितंबर 2025 के बीच 2,11,300 लाड़ा गाड़ियां बेचीं, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 25% की गिरावट दर्शाता है। क्रेमलिन का राष्ट्रीय कार गौरव अब डीलरशिप पर धूल फांकते धातु के ढेर में तब्दील हो रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में गिरावट सिर्फ ऑटोमोटिव उद्योग तक ही सीमित नहीं है। चेलियाबिंस्क इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल कंबाइन, एक विशाल धातु कर्म संयंत्र जो देश के 80% लौह मिश्र धातु उत्पादन का उत्पादन करता है, ने 1 सितंबर से 1,200 कर्मचारियों को 4 दिवसीय कार्यप्रणाली में स्थानांतरित कर दिया है। उत्पादन लाइनों में मंदी का सीधा असर देश भर के निर्माण, रेलवे और रक्षा उद्योगों पर भी पड़ रहा है। देश के उत्तरी औद्योगिक क्षेत्र में यारोस्लाव मोटर प्लांट और यारोस्लाव डीजल उपकरण प्लांट भी यही स्थिति दोहरा रहे हैं। छोटा कार्य सप्ताह, कम उत्पादन योजनाएं और कर्मचारियों के मनोबल पर बढ़ता दबाव। सैन्य और नागरिक मोटर प्रणालियों में अपनी रणनीतिक स्थिति के बावजूद ये दोनों संयंत्र पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहे हैं। स्थिति की गंभीरता को उजागर करने वाला एक उदाहरण तिखविन ऑटोमोबाइल प्लांट है। लगभग 7,000 कर्मचारियों को रोजगार देने वाले इस संयंत्र ने नवंबर के अंत तक 4 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने की घोषणा की है। हालांकि यहां सिर्फ काम के घंटे ही नहीं, बल्कि मजदूरों का कल्याण भी निशाना बनाया गया। वेतन में 20% की कटौती कर दी गई,
और सभी सामाजिक लाभ और बोनस स्थगित कर दिए गए। दूसरे शब्दों में, न सिर्फ मशीनें धीमी हो गईं बल्कि रसोई भी ठप्प हो गई और बच्चों के जूते भी नहीं पहने जा सके। यह कोई अकेला संकट नहीं है जो सिर्फ कुछ कारखानों को प्रभावित कर रहा है। यह विनाश की एक निर्मम प्रक्रिया है जिसमें युद्ध मशीन जीवित रहने के लिए नागरिक अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित रूप से निगल रही है। हर कदम अगले कदम को जन्म देता है, जिससे पतन का एक ऐसा चक्रव्यूह बनता है जो पूरे रूस को अपनी चपेट में ले लेता है। यह सब राज्य के बजट और अर्थव्यवस्था के सभी संसाधनों से धन को रक्षा उद्योग में बेरहमी से मोड़ने से शुरू हुआ। युद्ध से पहले रक्षा व्यय संघीय बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, लेकिन अब आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भी यह 1/3 से अधिक हो गया है। अनौपचारिक अनुमान बताते हैं कि गुप्त निधियों सहित यह आंकड़ा बजट के आधे के करीब है। यह सिर्फ बजटीय विकल्प नहीं बल्कि आर्थिक नरभक्षण है। टैंक कारखानों, मिसाइल निर्माताओं और गोला बारूद संयंत्रों को राज्य से असीमित ऑर्डर और संसाधन मिलते हैं, जबकि बाकी नागरिक उद्योग को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों और सबसे महत्वपूर्ण देश के आर्थिक इंजन नागरिक कारखानों के लिए आवंटित धन गायब हो गया है। युद्ध एक ऐसे ब्लैक होल में बदल गया है जो सभी संसाधनों को निगल रहा है। संसाधनों से वंचित नागरिक कारखानों को कई घातक प्रहारों का सामना करना पड़ा है। ऑटोवाज जैसी ऑटोमोटिव दिग्गज कंपनियां अब पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण आधुनिक इंजन, ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट और यहां तक कि एयरबैग जैसे बुनियादी सुरक्षा उपकरणों का आयात नहीं कर सकती हैं। नतीजा ये हुआ कि स्वीकृत कारों का उत्पादन दशकों पुरानी तकनीकी रूप से पिछड़ी हुई थी, यहां तक कि उनमें ABS ब्रेकिंग सिस्टम भी नहीं था। हालांकि इन आदिम कारों को खरीदने वाला भी कोई नहीं बचा था। युद्ध से पैदा हुई आर्थिक अनिश्चितता, रिकॉर्ड ऊंची ब्याज दरों और लोगों की क्रय शक्ति में गिरावट ने घरेलू मांग को कम कर दिया। कारों की बिक्री में 60% की गिरावट आई और कुछ क्षेत्रों में तो 75% तक की गिरावट आई। कृषि मशीनरी क्षेत्र में भी यही स्थिति रही। रोस्टसेल्माश के पास आधुनिक कंबाइन हार्वेस्टर बनाने की तकनीक तो हो सकती है, लेकिन इन मशीनों को खरीदने के लिए किसान ही नहीं बचे हैं। नागरिक उद्योग पूरी तरह से घुटन का सामना कर रहा है। जब मांग में गिरावट आई और संसाधन खत्म हो गए तो उत्पादन लाइनें अनिवार्य रूप से बंद हो गईं। कामाज ऑटोवाज और रोस्टसेल्माश जैसी दिग्गज कंपनियां अपने विशाल हॉलों में, जो कभी शहरों के आकार के थे और जहां हजारों मजदूर काम करते थे, खामोश हो गईं। इस स्थिति का मतलब मोनोगोरोड नाम से जाने जाने वाले सैकड़ों रूसी शहरों के लिए मौत की सजा था, जहां पूरा आर्थिक जीवन एक ही कारखाने पर निर्भर था। जब टोग्लियाट्टी में ऑटोवाज बंद हो गया तो न केवल कारखाना बल्कि पूरा शहर ठप हो गया। रेस्टोरेंट, दुकानें, सेवा क्षेत्र, सभी के ग्राहक केवल कारखाने के मजदूर थे जिन्हें अब वेतन नहीं मिल पा रहा था। ये शहर धीरे धीरे आधुनिक भूतिया कस्बों में तब्दील होते जा रहे हैं, जहां निराशा और लाचारी का बोलबाला है। सामाजिक सेवाएं चरमरा रही हैं और अपराध दर बढ़ रही है। उत्पादन लाइनों का ठप होना न केवल एक आर्थिक घटना है बल्कि एक सामाजिक पतन भी है, और यह इस श्रृंखला की अंतिम और सबसे खतरनाक कड़ी है। लाखों कुशल औद्योगिक श्रमिक, इंजीनियर, तकनीशियन, ये लोग जो कभी रूसी मध्यम वर्ग की रीढ़ थे, अब अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा खोकर गरीबी के कगार पर धकेले जा रहे हैं। क्रेमलिन के स्थिरता के वादे में उनका विश्वास हर वेतन कटौती और हर कारखाने के बंद होने के साथ खत्म होता जा रहा है। ये लोग पुतिन के सबसे वफादार मतदाताओं में से एक थे। वे सोवियत संघ के पतन की अराजकता से गुजरे थे और पुतिन द्वारा लाई गई व्यवस्था को एक वरदान मानते थे। लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि शासन ने उनके साथ विश्वासघात किया है। विश्वास और वफादारी टूट रही है और इस पतन के नीचे एक बेकाबू गुस्सा, एक खामोश विद्रोह पनप रहा है। इस समय हमें यह गंभीर सवाल पूछना होगा, क्या यह संकट एक अस्थायी शांति है जो युद्ध समाप्त होने पर समाप्त हो जाएगी, या यह कहीं अधिक गहरे स्थायी और रणनीतिक विनाश का अग्रदूत है? सभी आंकड़े दर्शाते हैं कि रूस अपना औद्योगिकरण समाप्त कर रहा है। यह इस बात का सबसे दर्दनाक प्रमाण है कि पुतिन ने अल्पकालिक सैन्य लक्ष्यों की खातिर अपने देश की दीर्घकालिक आर्थिक उसके भविष्य और उसकी समृद्धि को नष्ट कर दिया है। इस अपरिवर्तनीय विनाश के कई मूलभूत कारण हैं। पहला है तकनीक का नुकसान। प्रतिबंधों के कारण पश्चिमी तकनीक, मशीनरी और सॉफ्टवेयर से कटे रूस का नागरिक उद्योग तेजी से आदिम अवस्था में पहुंच रहा है। जो देश आज बिना एयरबैग वाली कारें बनाता है, वह कल वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा। यह सिर्फ एक प्रतिगमन नहीं है, बल्कि वैश्विक आर्थिक व्यवस्था से एक स्थायी वियोग है।
दूसरा है प्रतिभा पलायन और कुशल श्रम का ह्रास। सबसे प्रतिभाशाली इंजीनियर, सबसे अनुभवी तकनीशियन और सबसे प्रतिभाशाली प्रबंधक अपने छोटे कार्य सप्ताह के कारण गरीबी में धकेले जा रहे हैं, या तो सेना में भर्ती होने के लिए मजबूर हैं या देश छोड़ने के रास्ते तलाश रहे हैं। यह मानव पूंजी का ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई में दशकों लगेंगे। आप एक कारखाने का पुनर्निर्माण तो कर सकते हैं, लेकिन आप उन पीढ़ियों के संचित ज्ञान और अनुभव को रातों रात बहाल नहीं कर सकते जो उस कारखाने का संचालन और विकास करेंगी। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक प्राथमिकताओं का पूर्ण विरूपण है। जो देश आज ट्रैक्टर नहीं बना सकता, वह कल अपनी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता। जो देश आज नागरिक ट्रक नहीं बना सकता, वह कल अपनी आंतरिक रसद और व्यापार को बनाए नहीं रख सकता। पुतिन आज के युद्ध जीतने में अपने सारे संसाधन खर्च कर रहे हैं, लेकिन कल के रूस के निर्माण के लिए कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। हर नया टैंक दरअसल 10 ट्रैक्टरों की कीमत पर बनाया जाता है, जिनका भविष्य में उत्पादन नहीं हो सकता। हर नई मिसाइल किसी अस्पताल या स्कूल के बजट से चुराई जाती है, जिसे भविष्य में खोला नहीं जा सकता। यह सिर्फ एक आर्थिक संकट नहीं है, यह सभ्यता का चुनाव है। क्रेमलिन ने एक आधुनिक, विविध और वैश्विक रूप से एकीकृत अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को पूरी तरह से त्याग दिया है और इसके बजाय पूरे देश को एक विशाल एकल कार्यात्मक हथियार कारखाने में बदलने का विकल्प चुना है। हालांकि यह स्पष्ट है कि यह मॉडल टिकाऊ नहीं है। युद्ध हमेशा के लिए नहीं चल सकता, और जब युद्ध समाप्त होगा तो रूस के पास जंग लगे टैंकों और मिसाइलों के अलावा कुछ नहीं बचेगा। उसके पास उत्पादन के लिए कोई नागरिक उद्योग नहीं होगा, उस उद्योग को चलाने के लिए कोई कुशल श्रमिक नहीं होंगे और उसके उत्पादों को खरीदने के लिए कोई मध्यम वर्ग नहीं होगा। यह रूस के लिए पुतिन की सबसे दर्दनाक और स्थायी विरासत होगी, एक खोखला विऔद्योगीकृत देश जिसका भविष्य छीन लिया गया है। व्लादिमीर पुतिन ने रूसी लोगों के साथ एक निहित समझौता किया था, आर्थिक स्थिरता के बदले राजनीतिक स्वतंत्रता। वह समझौता अब निरर्थक और अमान्य है। स्थिरता का वादा कामाज कारखाने की खामोश उत्पादन लाइनों, ऑटोवाज मजदूरों की कटी हुई मजदूरी और रोसलमाश के बिना बिके ट्रैक्टरों में हवा हो गया। क्रेमलिन अनजाने में अपनी ही बर्बादी की तैयारी कर रहा है। जहां उसकी सेनाएं अग्रिम मोर्चे पर लड़ रही हैं, वहीं वह अपने देश में लाखों क्रोधित, दरिद्र और विश्वासघाती लोगों का एक समूह तैयार कर रहा है। यही वह असली खतरा है जिससे पुतिन को यूक्रेनी मिसाइलों या नाटो टैंकों से भी ज्यादा डरना चाहिए, क्योंकि यही वह समूह है जो कभी शासन का सबसे वफादार समर्थक था, अब उसका सबसे बड़ा संभावित दुश्मन बनता जा रहा है। इतिहास गवाह है कि क्रांतियां आम तौर पर सबसे ज्यादा उत्पीड़ित लोगों द्वारा नहीं, बल्कि उन लोगों द्वारा शुरू की जाती हैं जिनका जीवन कभी बेहतर था और फिर उन्होंने सब कुछ खो दिया। रूस के औद्योगिक मजदूर इस परिभाषा पर बिल्कुल खरे उतरते हैं। ये वो लाखों लोग हैं जिन्होंने प्रचार के झूठ पर यकीन किया, क्रेमलिन पर भरोसा किया और बदले में अपना सब कुछ खो दिया। अब सवाल यह है कि यह सामाजिक बम कब फटेगा, और जब वह दिन आएगा तो टॉलियटी, नाबेरेजनी, चेलनी और किरोव से उठने वाले गुस्से की आवाज़ यूक्रेनी मोर्चे पर चल रही तोपों की गोलाबारी से भी ज़्यादा तेज हो सकती है। पुतिन ने युद्ध जीतने के लिए अपने देश की बलि दे दी, लेकिन इस प्रक्रिया में उन्होंने उस शक्ति को जगाया जो उनके अपने शासन को उखाड़ फेंक सकती है, यानी अपने लोगों के मौन विद्रोह को। तो आप क्या सोचते हैं, क्या रूस में यह औद्योगिक पतन पुतिन शासन का अंत लाएगा, और यह स्थिति युद्ध की दिशा को कैसे प्रभावित करेगी? अपनी बहुमूल्य राय और विश्लेषण हमारे साथ कमेंट सेक्शन में साझा करें। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे स्वतंत्र विश्लेषणों का समर्थन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन चालू करना और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें।